काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कर्नाटका का हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए और वो मिल भी जाता है अगर आपके नंबर हैं उस हिसाब की आपकी रैंक है। लेकिन सबसे बड़ा इशू तब आता है जब आप उस काउंसलिंग में बैठते नहीं हैं, रजिस्टर नहीं करते हैं और उसके रूल्स को नहीं समझते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटका का जो ऑफिशियल ब्रोशर आया है उसमें उन्होंने क्या चीज़ें बोली हैं, क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी और क्या चीज़ें हमें समझ के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है और इसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपको जो सीट अलॉट है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपकी जो फीस है वो आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। अब इस वीडियो का जो मेन गोल है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स कर्नाटका की काउंसलिंग करना चाहते हैं, बी इट प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, इस वीडियो के थ्रू आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है इसे हमने डाउनलोड किया हुआ है और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो ऑफिशियली ये डिस्कस करना है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पहली बार काउंसलिंग करते हैं, वो ये है कि जो भी स्पेशल कैटेगरी है कर्नाटका में, जैसे एनसीसी हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, डिफेंस हुआ, एक्स डिफेंस हुआ, स्काउट्स हुआ, सीएपीएफ, एक्स सीएपीएफ, एजीएल, ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबिलिटी है। दूसरी आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये कोटाज अवेलेबल नहीं हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे होता ही है, मैंने स्टूडेंट्स से सुना है, स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है, सर मुझे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एक कॉलेज मिल रहा है, मुझे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एक कॉलेज मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में एक मिडिल मैन होता है और जो बोलता है उन्हें कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन मिल रहा है। तो ये जो स्पेशल कोटाज हैं ये एप्लीकेबल नहीं है नॉन कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो कि हमें डिस्कस करना पड़ेगा और उन्हें भी मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हो या फिर कर्नाटका के हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हो। ये एक जो रूल है वन टाइम ऑप्शन एंट्री, ये थोड़ा सा साउंड कंफ्यूजिंग करता है, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कितना टिपिकल और इम्पॉर्टेंट रूल है। The option entered by the candidate for the first round will remain same for the subsequent round of seat allotment. The candidate will not be allowed to enter options again. मतलब जो चॉइस फिलिंग आप करते हैं, जो आप कॉलेजेस का एंट्री करते हैं कि मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार कर पाओगे, उसके बाद आप चेंजेस कर ही नहीं पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं उसमें कुछ चेंजेस अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं कोई नया ऑप्शन ऐड करना चाहता हूं तो कैसे ऐड करूंगा। एक बार आपने कर दिया उसके बाद आप नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। द प्रायोरिटी ऑफ द ऑप्शंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स विल बी शोन ऑप्शन एंट्री मॉड्यूल बाय ऑब्टेनिंग द कैंडिडेट क्रेडेंशियल। कैंडिडेट्स मे डिलीट और ऑल्टर ऑर्डर ऑफ हायर ऑप्शन, मतलब आपके पास एक एडिटिंग का ऑप्शन है। The candidates will be allowed to add new options or any colleges courses that are added to seat matrix after first round। मतलब अगर कोई नए कॉलेजेस आते हैं फर्स्ट राउंड के बाद तो आप उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉलेजेस को अगर आपने स्किप किया तो वो टोटली स्किप हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग में जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, ये चीज़ आपको समझ के रखना पड़ेगा। अगर आपने वो ऑप्शन नहीं रखा है तो आपको वो कॉलेज मिलेगा ही नहीं एट एनी कॉस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मैं कितने ऑप्शंस रख सकता हूं? तो आप इनफाइनाइट ऑप्शंस एंटर कर सकते हो, मतलब आप सारे ऑप्शंस फिल कर सकते हो। आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन है, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है, लेकिन ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो मतलब कर्नाटका स्टेट का जब मैंने ब्रोशर पढ़ा तो मुझे दिखा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया गया है और वहाँ पे उन्होंने रीज़न भी मेंशन किया है क्यों उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट मेजर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है जो स्टूडेंट्स यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं। merely qualifying in UG NEET 2024 does not confer any right to the candidate unless the candidate fulfill eligibility condition submission of certificate। मतलब ये है
कि आपने सिर्फ क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोसेस मिस किया, स्किप किया, तो अगेन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। KEA will not allot the seats to unregistered or non-verified candidates। ये भी उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। Candidate must enter the application on their own through online from the KE website and not through any representative or mediator। अब देखो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, कर्नाटका काउंसलिंग में आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है जब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठते हो। उस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पैसा अगर रिफंड होता है या एडजस्ट होता है तो उसी के अकाउंट में होता है जिसके थ्रू वो किया गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पर्सनल अकाउंट से ही करें, पर्सनल अकाउंट से ही करें। किसी को ये अथॉरिटी दे ही ना आपकी, आपको वो हेल्प करे ये वाला फॉर्म या फिर कोई भी प्रोसेस करने में। हाँ, आप गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन सजेशन ये है कि किसी दूसरे का अकाउंट यूज़ ना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड है यहाँ पे। फिर उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता ही है। अब यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे उन्होंने फीस का मेंशन किया हुआ है 750 रुपये फॉर कर्नाटका SC/ST कैंडिडेट्स 5,000 एंड 2,500 फॉर नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स, 5,000 फॉर NRI वार्ड या फिर NRI OCI POI फॉरेन नेशनल कैंडिडेट शुड बी रेमिटेड। मतलब 5,000 रुपीज़ अगर आप NRI सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल किया, हम आपको कोई चेंजेस करने नहीं देंगे, तो कोई भी गलती हमें नहीं करना है। अगर इस चीज़ को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि ये मिस्टेक ना हो। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अगर कोई और भी स्टूडेंट आपको लगता है जो कि यहाँ अप्लाई करना चाहता है तो उससे भी आप ये चीज़ बता दें। अब हम आ जाते हैं इफ़ कैंडिडेट्स डिसाइड्स टू सरेंडर द सीट। अब यहाँ से थोड़ा सा जो पॉइंट्स है कर्नाटका काउंसलिंग के वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी स्टेट काउंसलिंग में ये है कि आपको सीट चाहिए आप अपग्रेड कर सकते हो, नहीं चाहिए आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस उन्होंने दी हैं। इफ़ अ कैंडिडेट डिसाइड टू सरेंडर द सीट, ही और शी हैव टू सरेंडर द सीट ओनली टू KE इन द राइटिंग। Merely not reporting to the selected allotted college should not be presumed by the candidate that he or she have surrendered the seat to KEA। अब ये चीज़ क्या होती है, यूजुअली स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होती है और स्टूडेंट बोलते हैं मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो वो क्या करते हैं, कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हैं और उनका अजम्पशन रहता है कि अगर हमने रिपोर्ट नहीं किया तो हमारी सीट अलॉटमेंट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये सीट नहीं चाहिए है और ये सीट मैं सरेंडर करना चाहता हूं। और इसका भी एक डेडलाइन होगा, इसका भी एक डेडलाइन होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि उस डेडलाइन को फॉलो करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी आपको। इसके बाद अब जैसे कि हमने बोला कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ मेडिकल डेंटल सीट इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना पड़ेगा हमें। प्रीवियस ईयर आप देखना, इस चीज को मैंने हाईलाइट किया, प्रीवियस ईयर, एंड नॉट सरेंडर्ड द सीट बिफोर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द एंट्री ऑफ द ऑप्शंस फॉर फाइनल राउंड एंड द कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्टडिंग, या फिर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं मेडिकल डेंटल एंड सिलेक्टेड इन द medical dental college from the other board will not be eligible for allotment of medical dental seat during 2024। तो जो स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हैं, कर्नाटका में कॉलेज लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका प्लान हो चुका है खत्म। यूपी ये बोलता है कि अगर आज साल करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। कर्नाटका ये बोलता है कि पिछले साल नहीं किया था, अगर पिछले साल ऐसा किया था तो इस साल हम नहीं करने देंगे, आपको बैठने नहीं देंगे। तो रूल सेम है, डिफरेंस बस लैंग्वेज का ही है, डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का ही। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनको सीट अलॉट हो गई थी लेकिन स्पेसिफिक टाइम तक उन्होंने वो सीट नहीं छोड़ी, स्पेसिफिक टाइम तक उन्होंने वो सीट
लीव नहीं करी। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, जो एब्रीविएशन है, जो कैटेगरीज हैं। ऑब्वियसली बात है, इन चीज़ों को तो आप स्किप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला स्टार्ट होता है कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज समझिए क्या बोला गया है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज शैल undergo 1 year of compulsory rural service bond in the government hospital as per the Karnataka compulsory service training by the candidate comprehension। मतलब ये सिंपल सी चीज़ है कि 1 साल आपको सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है, all candidates who will be allotted medical seats through KE both in government and private medical college should compulsory submit affidavit to the principal of the respective college at the time of admission। 100 रुपीज़ के स्टैंप में आपको ये करना पड़ेगा कि हाँ, मैं 1 साल का सर्विस बॉन्ड सर्व करने को रेडी हूँ। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है सीट्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो इवन अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जाते हैं तो भी आपको ये करना ही पड़ेगा, अब क्वेश्चन जो सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि जो एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं कर्नाटका की जो प्राइवेट कॉलेज में, क्या ये सिर्फ इन्हीं के लिए है या फिर जो प्राइवेट सीट्स हैं जिसमें आप फुल फीस पे करते हो उनके लिए भी है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है जो उन्होंने क्लियर नहीं करी यहाँ पे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं और रूल्स पे। 1 टाइम एंट्री ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करने दिया जाएगा। दूसरी चीज़, बी अवेयर ऑफ मिडिलमैन या फिर ब्रोकर जो आपको फ़ोन लगा के बोलते हैं कि बेटा आपका स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन मैं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो प्लीज़ उन लोगों से दूर रहें। प्रोसेस सारा का सारा ऑनलाइन होगा और कोई तरीका नहीं है, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी कर्नाटका स्टेट में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट सीट का मतलब क्या है कर्नाटका स्टेट में। मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। 100% of seats of government colleges, 40% of seat in case of medical, 35% in case of dental in private non-minority colleges, 25% seats in both medical, dental, private minority colleges। तो ये होंगी गवर्नमेंट सीट्स जिसको टेक्निकली प्राइवेट कॉलेज में भी वो गवर्नमेंट सीट्स आपकी हैं वहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सीट की तो मीन्स seats in private colleges, 40% seat in medical and 45% in case of dental reserved for private quota, 50% ये है हो गया और open seat ये हो गया। तो remaining 50% above 40% and 45% in case maybe open seat, these seats are filled on the NEET UG all India merit and only citizen of India are eligible। तो आपको जो allocation होगा वो आपका allocation इस कोटे के थ्रू होने वाला है, जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए और भी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी, जैसे एनआरआई सीट है तो 15% ऑफ द टोटल सीट रिजर्व फॉर एनआरआई कोटा मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्व रहेगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन करी, तो एलिजिबिलिटी तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको पता ही है क्या एलिजिबिलिटी होती है। कुछ क्लॉजेज मेंशन किए गए हैं जो कि नॉर्मल क्लॉजेज हैं, एज सच कोई इतना ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं अब उन्हें हमें समझना पड़ेगा कि जो काउंसलिंग के टाइम पे होंगे जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। काफ़ी बड़ी फाइल है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने मेंशन करी हुई है यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई किया है मैंने कि जो रिजर्वेशन है नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, जो कर्नाटका के डोमिसाइल हैं उनके लिए रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आपका प्लीज़ नोट दैट द SC ST OBC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू कर्नाटका कैंडिडेट्स ओनली। मतलब ये है कि अगर आप SC कैटेगरी के हैं, नॉन कर्नाटका हैं, तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 50 परसेंटाइल होगा, ना कि 40 परसेंटाइल। ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि अगेन रूल्स आर रूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें सीट अलॉट हो जाती है तो हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है।
ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि कर्नाटका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सीट अलॉटमेंट और एडमिशन्स को लेके। अब देखिए, पोस्ट सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर, चॉइसेस बिफोर अ कैंडिडेट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला भाई आपके पास 4 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट सीट एंड आई एम विलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज and therefore I should not be considered for further allotment of seat in any subsequent round for any college discipline। मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है मैं उससे टोटली सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे आगे जाना नहीं है, मैं सिर्फ इसी कॉलेज में अब एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सिंपल सा है। आप जाके सीधा सीधा एडमिशन लीजिए और अपना टाइम बचाइए और पढ़ाई करिए, फोकस करिए एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है, आप मतलब ऑनलाइन पे करेंगे एंड लेटर ऑन आई विल डाउनलोड द एडमिशन ऑर्डर रिपोर्ट टू द कॉलेज इमीडिएटली आफ्टर इट एंड आई विल लॉग इन टू माई ऑप्शन एंट्री लॉग इन एंड आई विल रिपोर्ट टू केई दैट आई हैव जॉइन द कॉलेज। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आपको सीट अलॉट होगी, आप एडमिशन लेने जाएंगे, वो कॉलेज वहाँ से एक्सेप्ट करेगा कि यस आप एडमिशन ले रहे हो, लेकिन आपको भी यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया। मतलब एक तरीके से 2 स्टेप वेरिफिकेशन है जो आपको करना पड़ेगा, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है, फर्दर द कॉलेज विल हैव द लॉग इन टू देयर कॉलेज ID एंड रिपोर्ट दैट द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट हैज़ जॉइन्ड द कॉलेज। If a candidate fails to report back to KE that he or she has joined, then the seat will be cancelled even though they might have physically joined। मतलब आपका काम एप्लीकेशन एडमिशन लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपको एक बार KE की वेबसाइट पे जाके मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एडमिशन ले लिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस तरीके का रूल है, बिकॉज आप वहाँ जा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, आप अपनी फ़ीस पे कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप एडमिशन लेना ही चाहते हो, आप एडमिशन लेना ही चाहते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा करना क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स को ये रूल्स नहीं पता होते हैं। हालांकि मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे इस वीडियो को उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया चॉइस नंबर 1। अब चॉइस नंबर 2 आती है, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। मतलब मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है ठीक है, मिल जाएगा, अच्छा है, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूं। अब यहां से होती है कहानी चालू। सच कैंडिडेट्स विल पे द प्रिस्क्राइब फी बाय डाउनलोडिंग द चालान ऑन द वेबसाइट और द अलॉटेड फर्स्ट राउंड एंड डिपॉजिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब आप वहां जाओगे, पूरा प्रोसेस करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। इफ हायर ऑप्शन गेट अलॉटेड देन अर्लियर अलॉटेड सीट्स गेट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, और द हायर ऑप्शन सीट आर नॉट अलॉटेड देन अर्लियर अलॉटेड सीट शैल रिमेन इन द कैंडिडेट्स फेवर। सिंपल चीज़ है। अलॉटमेंट में दूसरा लेना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, अगर बेटर ऑप्शन मिलता है तो ले सकता हूँ, मतलब मुझे मिल ही जाएगा, और नहीं मिलता तो जो मेरे पास सीट है वो मेरे पास रहेगी। Eligible to participate in the subsequent round, keeping the seat allotted on hold. However, if the seat higher option gets allotted, the candidate loses his old seat. Obvious सी बात है। There is no choice between the earlier allotted and new allotted seat. मतलब अब आपको पास नई सीट आती है तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं, मुझे पुराने वाले कॉलेज में ही जाना है। Candidate has to compulsory join the select allotted for the second round without giving any reason or any excuses. मतलब आपको जो कॉलेज नया अलॉट होता है आपको वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे छोड़ने का। तो काउंसलिंग हमें प्रॉपरली करनी है। फ्रेश ऑप्शन विल बी परमिटेड, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब थर्ड चॉइस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट and wish to participate in the next round with all the already entered option except the allotted option by surrendering the allotted seat and also reordering of already entered option. Further, I will pay the caution deposit to become eligible to participate in the second round. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो सीट आपको मिली है, आपको सेकेंड राउंड में जाना है। ओके, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो ऑलरेडी ऑर्डर है, जो आपने चॉइसेस फिल करी थी वो तो आपके पास रहेगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा कॉशन डिपॉजिट टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड। बड़ा सिंपल सा रूल है ये, बड़ा सिंपल सा रूल ये है कि आप
स्पेसिफिक कॉलेज में जाके एडमिशन अलॉटमेंट नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे हिसाब से मुझे बेटर कॉलेज अलॉट हो सकता था, तो अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में। नाउ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड बाय रिजेक्टिंग द अलॉटेड सीट, इसका मतलब ये हुआ अब candidate has to pay the caution deposit, already entered option except the allotted option will be shown for reordering. Candidates are advised to give only such option if the seat is allotted. They will have to compulsory join the selected college in the second round seat allotment with it, without giving any excuses, failing to which the caution money will be forfeited. अब मतलब ये है कि भाई सेकेंड राउंड में आप जाओगे, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, आपको सीट मिल जाती है तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। कॉशन मनी का क्या होगा? कॉशन मनी आपकी एडजस्ट हो जाएगी फीस में, तो इस चीज़ का टेंशन आप ना लें। अब आता है फोर्थ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द KE अलॉटेड सीट एंड आई हैव गॉट सीट एल्सवेयर। मतलब ये है कि मुझे जो सीट मिली थी कर्नाटका स्टेट की काउंसिल में उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे किसी दूसरी स्टेट में ऑल इंडिया से मुझे सीट अलॉट हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना है? अब यहाँ पे कहानी इतनी आसान नहीं है। Elsewhere, so I am quitting and not to be considered allotment in any further rounds, not eligible to participate. Candidate failed to exercise any of the above four choices, then आपकी जो सीट अलॉट होगी वो भी चली जाएगी आपसे और आप फर्दर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो कर्नाटका काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी हुई है ऑफिशियल ब्रोशर में कि हमारा जो गोल है वो ये है कि स्टूडेंट्स को रिजेक्ट नहीं करना, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक सीट दिलाना ताकि वो एक डॉक्टर बन सके। तो इसी के साथ मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी। कर्नाटका काउंसलिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको जाके आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, इस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.